मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, 11th में हमने उसको हम दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। भौतिक भूगोल भाई मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना। अब घर्षण क्या होता है भाई? कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक, ये रही आपकी टेबल। ठीक है, आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगी, मैंने खुद से बना दी। ठीक है, एनसीईआरटी का कट आउट नहीं लगाया मैंने। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट की, जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। और ये वीडियो टोटली न्यू सेशन के अकॉर्डिंग रहने वाली है 2025 और 6 के अकॉर्डिंग। और इस वीडियो को हम एक ही बार में यानी कि वन शॉट में कवर कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक मेन बात क्या है, अब आप 11th से 12th में आए हो, 11th में आपको कुछ भी स्कोर रहा हो, आपको 12th में जो है हर बच्चे का रहता है सपना कि भाई 95+ स्कोर करना है। अब ये होगा कैसे? ये ऐसे होगा कि भाई जैसे मैं आपको करा रहा हूँ ना, वैसा आपको करते जाना है। अभी क्या करना है, आपको एनसीईआरटी खोल के बैठ जानी है और एक एक लाइन का मतलब समझना है, जो कि मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, और ऐसे करके हम पूरा सिलेबस को कवर कर रहे होंगे, जिससे अपने एग्जाम में आप अच्छा भी कर रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। यहाँ पर आपको जितने भी पीडीएफ नोट्स है वो प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने, आपकी कुछ ही पर्सनल क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए, ये आपके फर्स्ट बुक में चैप्टर है, यानी कि मैं कहूँ तो फर्स्ट बुक का सिलेबस है। फर्स्ट बुक का नाम क्या है आपका? मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, 11th में आपने भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पढ़ा था, तो फर्स्ट चैप्टर को आज हम कवर कर रहे होंगे। बाकी ऐसे ही कि आपके सारे चैप्टर भी कवर हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पर हमने बात करी भाई किसकी करेंगे? मानव भूगोल की। 11th में हमने बात करी थी भौतिक भूगोल की। ठीक है, अब 11th में आप पढ़ रहे हो भौतिक भूगोल, यहाँ पढ़ रहे हो मानव भूगोल, लेकिन ये निकले कहाँ से? भूगोल से। तो अगर मैं कहूँ जो भूगोल है आपका, ठीक है, अब इस पे आएंगे वापिस। जब आपका भूगोल है उसको हम दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं, भौतिक भूगोल और आपका मानव भूगोल। ठीक है, तो भौतिक भूगोल जो है इसके अंदर आपने क्या पढ़ा था? पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ा था, महासागर के बारे में पढ़ा था, महाद्वीप के बारे में, भू आकृति। कहने का मतलब है आपने फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था। चाहे आपका वायुमंडल हो जाए, ठीक है, चाहे आपकी मिट्टी के बारे में हो जाए, चाहे आप क्लाइमेट की बात कर लो, चाहे वाटर की बात कर लो, चाहे आप सौर विकिरण की बात कर लो। कहने का मतलब है जो पृथ्वी जो है हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है, हमारा भौतिक भूगोल है, वो आपने इस बुक में पढ़ा था, भौतिक भूगोल के अंतर्गत आप पढ़ते हो। ठीक है, अब बात आ जाती है मानव भूगोल की। ठीक है, तो मानव भूगोल बेसिकली क्या, इसको हम आगे भी कैटेगराइज कर सकते हैं, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या, ठीक है भाई, राजनीतिक भूगोल, मानव वास्तु और आर्थिक भूगोल। कहने का मतलब है इसके अंदर हम इन सब चीजों का अध्ययन कर रहे होते हैं। मुझे पता है आपको मानव भूगोल का मतलब अब अभी नहीं पता है। अब हम चलते हैं वापस पीछे। तो भूगोल को हम दो भागों में कैटेगराइज करते हैं, इसको आप समझ के आ चुके हैं और ये आपको क्या क्लास 12th में समझना है। ठीक है, चलो पीछे चलते हैं वापस। देखिए, एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार क्या है? पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना। ठीक है, अब यहां पर बहुत बड़ी बात है। ठीक है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी को क्या समझना है भाई? मानव के घर के रूप में। ठीक है, मानव के घर के रूप में। ठीक है, तो भाई मानव रहता कहाँ है? पृथ्वी पर ही तो रहता है। तो पृथ्वी क्या हो गया? वो हमारा घर हो गया। और इसमें ये सब भी अध्ययन करा जाता है भाई, किस चीज का? उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने क्या करा है? मानव को पोषित करा है। कहने का मतलब है भाई, तो ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ रहे होते हैं भाई? पृथ्वी को मानव के घर के रूप में देखते हैं। उस पृथ्वी पर जो भी संसाधन वगैरह उसका यूज कौन कर रहा होता है? मानव करता है। यानी कि जो संसाधन है वो सभी तत्व का हम अध्ययन इसमें करते हैं, यानी कि ज्योग्राफी के अंदर। और मानव को जो तत्व है वो पोषित करते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जितने भी संसाधन है बेसिकली जो इंसान अपने लिए यूज कर रहा होता है, ठीक है, वही सारे तत्व होते हैं। ठीक है, जो कि हमें पृथ्वी पर मौजूद होता है और इंसान उसको यूज कर रहा होता है, मानव उसको यूज कर रहा होता है। समझ आ गया? अब यहां पर आप बेसिकली देख रहे हो, तो यहां पर किस किस पर जोर दिया है? प्रकृति पर और मानव पर। ठीक है, प्रकृति में सभी तो आ जाता है भाई। अब इंसान है, ठीक है, इंसान कहाँ रह रहा है? पृथ्वी पर। यानी पृथ्वी एक तरह से प्रकृति तो है भाई, जो भी हमें नेचर में मिलता है हम इसको यूज कर रहे होते हैं। तो ध्यान रखना, तो यहाँ पर बेसिकली प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया जाता है, और यहीं से आपका क्या निकलता है? आपका निकलता है मानव भूगोल। ठीक है, जहां पर हम प्रकृति, जहां पर हम क्या कर रहे हैं भाई? प्रकृति प्लस मानव, या प्रकृति और मानव के बारे में मिलाकर अध्ययन कर रहे हैं, ये जोड़कर अध्ययन कर रहे हैं, वहां पर आपका जन्म होता है मानव भूगोल का। ठीक है, क्योंकि धरती पर कौन रह रहा है? इंसान रह रहा है। अब इंसान क्या है भाई? जो प्रकृति ने इसको दिया है उसको किस प्रकार से यूज करके अपने जो है संभावनाएं जनरेट कर रहा है, बना रहा है, अपने हिसाब से क्या उसको ढाल रहा है। ठीक है, नेचर को। तो यही हम पढ़ते हैं किसके अंदर? मानव भूगोल के अंदर। ठीक है, तो मैं कहूं तो भाई आपका मानव भूगोल क्या है? तो प्रकृति और मानव के बीच में क्या रिलेशन है? ठीक है, प्रकृति और मानव के बीच में क्या रिलेशन है, इसको हम पढ़ते हैं किसमें? मानव भूगोल में पढ़ते हैं। समझ आ गया? आगे चलते हैं। ठीक है भाई,
ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। देखिए अब हमें बात करनी है मानव भूगोल की परिभाषा। आपके एक बॉक्स में आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, समझ आ रहा है। देखिए तो हमें बेसिकली क्या है, तीन जो है ज्योग्राफर हुए हैं, ठीक है, भूगोलवेत्ता हुए जिन्होंने क्या परिभाषा दी है मानव भूगोल की। पहले है रेटजेल, दूसरा एलन सी सैंपल और तीसरा है भाई पॉल विडाल डी लाब्लास, ठीक है। अब रेटजेल का पूरा नाम बेसिकली क्या है, फ्रेडरिक रेटजेल है, ठीक है। क्या है भाई, फ्रेडरिक रेटजेल है, ठीक है, फ्रेडरिक आपका रेटजेल है। और इनको क्या है, मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है। क्या, मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है, ठीक है, समझ आ रहा है। मानव भूगोल का पिता कहा जाता है इन्हें। अब इन्होंने क्या कुछ कुछ परिभाषाएं दी, उन्हीं की हमें बात करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए तो पहले हमें क्या बात करनी है, परिभाषा रेटजेल के अनुसार, या आप कहो तो फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार है, ठीक है। देखो इन्होंने क्या कहा है कि मानव भूगोल जो है ना, मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। आपके मन में एक चीज क्लियर होना चाहिए भाई, मानव भूगोल बेसिकली क्या है, मानव प्लस प्रकृति, यानी मानव और प्रकृति के बीच में जो अंतर संबंध है उसी को हम कहते हैं भाई मानव भूगोल। आपको ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। अब इन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दिए लेकिन मतलब उसका वही है, ध्यान रखना। देखो तो मानव भूगोल बेसिकली क्या, इन्होंने बोला मानव समाजों, ठीक है, मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन। और यहां पर इन्होंने संश्लेषण पर यानी संश्लेषित पर काफी जोर दिया है, ध्यान रखना। देखो अब मानव समाज की बात हो रही है, इंसान रहता कहाँ है, समाज के अंदर रहता है, आपको पता है, ठीक है। इंसान कहाँ रहता है भाई, मानव जो कहाँ रहता है, समाज के अंदर रहता है। तो यहाँ पर इन्होंने ब्रॉडली समाज ही कह दिया है, ठीक है। तो मानव समाज और धरातल के बीच, धरातल बेसिकली क्या, धरातल भाई जमीन, ठीक है, तो बेसिकली पृथ्वी हो गया या कह लो प्रकृति हो गया, ठीक है। तो इनके बीच में संश्लेषित अध्ययन, इनके संबंधों का संश्लेषित अध्ययन, ठीक है। संश्लेषित का मतलब अगर आप जानना चाहो, संश्लेषित का मतलब होता है भाई जोड़ना, ठीक है, जोड़ना या जुड़ा हुआ, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है भाई, मानव भूगोल क्या कहता है कि भाई जो मानव समाज है और धरातल है इनको जोड़कर पढ़ो, इनको अलग अलग मत पढ़ो, ठीक है। इनको हम अलग पढ़ भी नहीं सकते क्योंकि हमारा जो भाई प्रकृति है और जो इंसान है वो आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे की जरूरतों के अनुसार अस्तित्व में है, ठीक है। किसी को हम सेपरेटली नहीं पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, संश्लेषित का मतलब एक जुड़ा हुआ, यानी कि इन दोनों को जोड़कर ही हमें पढ़ना होता है, ठीक है। वही क्या मानव भूगोल है, समझ आ गया। आगे हम बात करते हैं। उसके बाद आता है भाई एलएनसी सैंपल के अनुसार, ठीक है भाई। इनके नाम से मत समझ लेना तुम कि ये एक मेल है, नहीं, ठीक है, बहुतों को लगता है लेकिन ये क्या एक फीमेल है, ध्यान रखना भाई। एलएनसी सैंपल के अनुसार इन्होंने कौन कौन सी परिभाषा या कौन सी परिभाषा दी है। देखो मानव भूगोल के अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत गहरी बात इन्होंने कही है, ठीक है। तो भाई मानव भूगोल क्या है, बेसिकली अस्थिर पृथ्वी। अब मुझे बताओ, पृथ्वी क्या रुकी हुई है, पृथ्वी क्या अस्थिर है, वो अभी भी मूव कर रही है, ठीक है ना, अपने अक्ष पर। तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, मानव भी क्या क्रिया करता रहता है, एक्शन करता रहता है। तो इंसान भी जो है भाई क्रियाशील है, रुका हुआ नहीं है, स्थिर नहीं है, और पृथ्वी भी क्या है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है। तो यहाँ पर अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, ठीक है ना। अभी भी देखो पृथ्वी और मानव, जहां पर पृथ्वी और मानव आ रहे हैं वो मानव भूगोल ही होता है, ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंध, अब भाई जो इनका रिलेशन है वो चेंज होता रहता है। अभी आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, किस प्रकार से जो है संबंधों में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, प्रकृति और मानव के बीच में। तो यहाँ पर इन्होंने यही बोला है कि भाई मानव भूगोल बेसिकली अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील, यानी जो परिवर्तन होता रहता है उसी संबंधों का अध्ययन है कि भाई इंसान किस प्रकार से, जो मानव है किस प्रकार से प्रकृति के साथ संबंध जो है उसका बदलते जा रहा है, किन किन कारणों से, ठीक है, क्या मेन फैक्टर रहा है, ठीक है, वो आपको समझ आ जाएगा। तो समझ आया भाई। और यहाँ पर बेसिकली इन्होंने जोर दिया है परिवर्तनशील, ठीक है, परिवर्तनशील संबंधों पर, समझ आ गया। तो पृथ्वी भी रुकी नहीं है, मानव भी क्रियाशील है, तो उनके बीच में जो चेंजेस होकर जो भाई मतलब कि जो संबंध जो है परिवर्तनशील संबंध, यानी संबंध क्या है, परिवर्तन होते जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसको हम क्या कहते हैं, मानव भूगोल हम कह रहे होते हैं, ध्यान रख लेना। उसके बाद आता है भाई पॉल विडाल डी लाब्लास के अनुसार, ठीक है, लास्ट परिभाषा है हमारी, और ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। देखो हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। तो उन्होंने बोला भाई मानव भूगोल बेसिकली क्या है, हमारी पृथ्वी को जो भौतिक नियम नियंत्रित करते हैं, ठीक है, वो, ठीक है, और इस पर रहने वाले जीव के बीच में रिलेशन,
ठीक है भाई, ध्यान रखना, मैं दोबारा दोबारा क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए। तो हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंध। संबंध कैसे? अधिक संश्लेषित। ठीक है भाई, वहां पर संश्लेषण था, वहां पर क्या था? संश्लेषण था या संश्लेषित था। यहां पर उन्होंने बोल दिया अधिक संश्लेषित, तो भाई ज्यादा जुड़ा। ठीक है ना, तो मानव भूगोल बेसिकली क्या है? अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न एक संकल्पना है, जो कि किसने दी है? पॉल विडाल डी लाप्लास ने दी है। बेसिकली हमारी जो पृथ्वी है इसमें बहुत सारे भौतिक नियम होते हैं, जो और इस जगह पर कौन रह रहा है, मतलब धरती पर कौन रह रहा है? इंसान रह रहा है, मानव रह रहा है, जीव रह रहे हैं। तो जीवों के मध्य मतलब भौतिक नियम किस पर अप्लाई होंगे? बेसिकली इंसानों पर तो होंगे, जीवों पर ही तो होंगे। वही बात आ गई ना भाई, भौतिक जो नियम है वो अप्लाई किस पर हो रहे हैं? जीवों पर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मानव पर हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया भाई? यही तो आपका मानव भूगोल है, जहां पर हम प्रकृति या पृथ्वी या मानव की बात हम कर देते हैं एक साथ, तो ये आपका मानव भूगोल होता है। आपको आई होप आपको मानव भूगोल का मतलब समझ आ गया होगा कि मानव भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ते क्या है। ठीक है, देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है मानव भूगोल की प्रकृति। और मैं कहूँ तो मेन जो आपके टॉपिक है वही यहीं से स्टार्ट हुआ है, पीछे का तो बस बेसिकली एक इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। ठीक है, अगर आपको मानव भूगोल अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ, ध्यान रखो। देखो मानव भूगोल में आप जो आप आगे पढ़ोगे बेसिकली कृषि के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, अब कृषि को आप देखो, अभी समझ आ जाएगा आपको कृषि को क्या समझना है आपको। देखो इंसान क्या करता है? कृषि करता है, वो किसका यूज करता है? मिट्टी का यूज करता है, यानी कि सोइल का यूज करता है। ठीक है, सोइल बेसिकली हमें कहाँ से मिलती है? नेचर से मिलती है। हमारे सोइल हमें कहाँ से मिलती है? नेचर से मिलती है। और इंसान इसका यूज करता है, क्या करता है? मानव इसका यूज करता है। भाई मानव इसका यूज कर रहा है। अब मानव ने करा भाई किसका? सोइल का यूज, जो कि नेचर में मिलते हैं, यानी प्रकृति और मानव। ठीक है ना, तो कृषि कैसे हो रही है भाई? सोइल से हो रही है। ठीक है, मिट्टी की जरूरत तो पड़ेगी ना भाई, अगर हमें क्रॉप्स यानी फसल उगानी है, तो वही बात यहाँ पर आ गई। तो भाई मानव क्या कर रहा है? बेसिकली यूज कर रहा है भाई, जो प्रकृति है उसको यूज कर रहा है अपने हिसाब से। ठीक है, तो यानी कि दोनों के बीच में संबंध है। संबंध कैसा है भाई? जरूरत का संबंध है। क्या है? नीड का संबंध है। तो वही क्या हमारा हो जाएगा? मानव भूगोल हो जाएगा। अब इसकी प्रकृति की बात हम कर रहे होंगे। ठीक है, देखो नेचर कैसा है मानव भूगोल का है, जो मैंने बताया वही है। ठीक है, ध्यान रखना। तो मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनके परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। ठीक है, जो मानव भूगोल बेसिकली क्या है, ध्यान रखना भाई, भौतिक पर्यावरण और मानव जनित, यानी कि जो मानव ने बनाया है, क्या? सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। ठीक है भाई, यानी कि जो इंसान है भाई आता है यहाँ पर, ठीक है, धरती पर उसका जन्म होता है, वो क्या करता है? अपना कल्चर डेवलप करता है। एक इंसान आता है, दो आता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है? उनका कल्चर डेवलप होने लग जाता है। सीधी सी बात है भाई, आप रहते हो, आपका भी कुछ कल्चर है ना, तो वही है। तो मानव भूगोल बेसिकली क्या कर रहा है भाई? भौतिक पर्यावरण जो हमारा फिजिकल एनवायरमेंट है, और मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। ठीक है, मानव ने जो बनाया है भाई सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, ठीक है, अपने आसपास, उनके अंतर संबंधों का अध्ययन। ठीक है, कैसे होता है? उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया, यानी कि मानव की और जो हमारा भौतिक पर्यावरण है उनके बीच में क्या होता है भाई? अन्योन्य क्रिया हो रही है। ठीक है, ठीक है, क्रिया हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मानव भूगोल हम बोलते हैं। समझ आ गया? ये आपको ध्यान रखना है, मानव भूगोल की प्रकृति है। और यहां पर अभी आगे आपको ध्यान रखना है। अब देखो भाई, जो मानव है ना वो क्या करता है? पहले तो भाई स्टार्टिंग में मानव को कुछ ज्ञान नहीं था। ठीक है भाई, कि प्रकृति में क्या उपलब्ध है, मैं उसको कैसे यूज करूं, ठीक है, उसे कुछ नहीं पता था। आप कह लो बिल्कुल बेवकूफ इंसान जो थे पहले रहते थे। ठीक है, उनको कुछ भी ना दिमाग था, बस उनको पता था भाई हमें जीना कैसे है, बस खाना या तो शिकार कर लेना, इतनी सी बात है। लेकिन धीरे धीरे इंसान क्या होता है भाई? डेवलप होने लग जाता है। ठीक है, अब डेवलप जब होता है ना, वो क्या करता है भाई? पृथ्वी जो प्रकृति है वहां पर जो संसाधन उपलब्ध है उसका यूज करने लग जाता है। सीधी सी बात है, उसका यूज करने लग जाता है। तो वही बात है, अब आप जब देखते हो गृह, गांव, नगर, सड़कों या रेलों का जाल, ठीक है, उद्योग, खेत, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव निर्मित है। कहने का मतलब है जो घर है, गांव है, नगर है, ये सब पहले ऐसे थोड़ी भाई, पहले कहाँ थे? सड़क वगैरह सब पहले कहाँ होती थी? रेल पहले कहाँ होती थी? तो ये कैसे बनाए गए हैं? हमारे भौतिक पर्यावरण द्वारा जो प्रदत्त संसाधन है, मतलब कि हमारे भौतिक पर्यावरण जो संसाधन हमें दिए हैं, उसी को क्या करा है भाई? मानव ने अपने साथ अपने लिए यूज करा, और एक मतलब मानव निर्मित कर दिया। यानी ये सब क्या है? बेसिकली ये मानव निर्मित है, यानी कि इसको मानव ने बनाया है। ठीक है, किसका यूज करके? जो हमारे प्रकृति में जो भौतिक पर्यावरण हमको देता है, यानी भौतिक यानी जो प्रकृति में जो संसाधन उपलब्ध है उनका यूज करके। समझ आ गया आपको? अब ऐसी बात नहीं है, इन मानव ने क्या करा है? बिल्कुल उसका यूज तो बहुत दबा के कर लिया, लेकिन अब वो क्या रहा है?
भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा व्यापक स्तर पर परिवर्तित तो कर दिया गया, मतलब जो नेचर है, जो हमारी प्रकृति, उसको इंसान ने बहुत हद तक बदल दिया है, बहुत हद तक यानी पूरी तरीके से बदल दिया है। अब इसका उल्टा जवाब प्रकृति देती भी है, तो ये यहाँ पर अगली लाइन लिखी है कि भाई भौतिक पर्यावरण को मानव ने बदल तो दिया व्यापक स्तर पर, साथ ही मानव जीवन को भी इसने प्रभावित किया है। ठीक है, मानव जीवन को भी क्या करा, इसने प्रभावित करा। हमने नेचर को इतना चेंज कर दिया है, इतना बदल दिया है कि इससे क्या हो गया भाई, जो प्रकृति वो अपना जवाब जरूर देती है। ठीक है, कैसे देती है भाई, आप जब देखते हो भाई बाढ़ आ रही है, ठीक है, ठीक है भाई बाढ़ आ रही है, या मान लो सुनामी वगैरह ये आ रही है, कैसे ये प्रकृति का प्रकोप है, क्योंकि इंसानों ने इतना कर दिया है, क्लाइमेट चेंज हो गया है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या आ रही है, गर्मी बढ़ते जा रही है, तो बेसिकली क्या है, ये प्रकृति का जवाब है। ठीक है, मतलब कि प्रकृति ने भी क्या भाई मानव जीवन को प्रभावित करा है उल्टा। ठीक है, आपने पढ़ा है ना एक्शन का रिएक्शन, साइंस में क्या होता है, एक्शन का रिएक्शन, जितना एक्शन आप लगाओगे उतना ही इक्वल में क्या आपका रिएक्शन भी होगा, तो वही वाली बात है। ठीक है, जितना प्रकृति को क्या है नुकसान पहुंचाओगे, उसको परिवर्तित करोगे, इंसान पर भी उतना ही वो इम्पैक्ट डाल रही होगी, आने वाले टाइम में ये होगा, आप देखना। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये बेसिकली आपको क्या है, मानव भूगोल की प्रकृति है। क्या है ये, मानव भूगोल की प्रकृति है। अब मेन टॉपिक या कह लो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो यही है। ठीक है, कि भाई मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण कैसे, देखो अब इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। अब पहले क्या है, मानव का प्रकृतिकरण था, फिर बाद में क्या हो जाता है, प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। आपको ना इसके पीछे एक इमेज दिख रही होगी, जहां पर ये देखो आपको थोड़ी हरियाली सी दिख रही होगी इंसान के ऊपर, और ये हाथ जोड़ के बैठा हुआ है। ऐसे ही था इंसान, पहले डरता था, प्रकृति को ऐसे हाथ जोड़ के कहता था भाई बस ज्यादा अपना प्रकोप मत दिखाइए। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है, मानव का प्रकृतिकरण, यानी कि प्रकृति ने मानव को अपने अनुसार ढाल रखा था। वो कहती थी भाई जैसा मैं कहूंगी तो वैसा ही करेगा। ठीक है, ज्यादा हाथ पैर नहीं चलाने। ठीक है, जब इंसान बुड़बक था ना, बेवकूफ था, इसलिए तो मानव का प्रकृतिकरण बाद में क्या हो जाता है, प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है, ध्यान रख लेना है। तो आप पहले इसको देखिए। ठीक है, आपको इसमें देख के क्या लग रहा है, इस अगर मैं वीडियो चला रहा हूं आपको देख के क्या लग रहा है, इंसान यहाँ पर ज्यादा डेवलप नहीं है, वो नेचर में रह रहे हैं। ठीक है, ज्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं है, बस नेचर में वो रह रही हैं, सीधी सी बात है। तो समझ तो यही क्या है, बेसिकली हमारा मानव का प्रकृतिकरण है, जहां पर इंसान ज्यादा डेवलप नहीं था। स्टार्टिंग में टेक्नोलॉजी बिल्कुल क्या थी, जीरो थी। क्या थी टेक्नोलॉजी, बिल्कुल जीरो। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होता है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, वो आगे हमारा दूसरा हो जाता है, जब हमारा क्या हो जाता है भाई, प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। ठीक है, लेकिन मानव का प्रकृतिकरण का मतलब क्या, बिल्कुल एंशिएंट टाइम, बहुत पुराना टाइम। ठीक है, जब इंसान बिल्कुल जीरो था, उसको डेवलप बिल्कुल वो नहीं हुआ था, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। क्योंकि मानव क्या करता था भाई, प्रकृति का हाथ जोड़ता था, उसी की पूजा करता था, उसके प्रकोप से डरता था। तो यही क्या है, मानव का प्रकृतिकरण है। ठीक है, ध्यान रख लेना आपको। अब समझते हैं थोड़ा सा। तो देखिए जो टेक्नोलॉजी होती है, बेसिकली क्या बोला मैंने, जो टेक्नोलॉजी होती है वो किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। ठीक है, कि अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी है भाई, किसी की टेक्नोलॉजी क्या दिखा रही है कि भाई किसी समाज का सांस्कृतिक विकास कितना हुआ है, कि भाई जिसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल लो है उसका कल्चरली जो डेवलपमेंट है बिल्कुल जीरो होगा। ठीक है, जिसकी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस कंट्री की है जहां की भी, तो वो समाज भी आगे बढ़ रहा होता है, उसका सांस्कृतिक विकास भी उतना ही हो रहा होता है, इंसान उतना ही सभ्य बनते जा रहा होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, मतलब कि मैं कहूं तो जो टेक्नोलॉजी किसी भी कल्चर की सभ्यता को दर्शाते हैं, वो कितने सभ्य है वो इंसान मानव। ठीक है, लेकिन पहले ऐसा था ही नहीं है। ठीक है ना, तो प्रौद्योगिकी बेसिकली क्या है, किसी समाज के सांस्कृतिक विकास को दिखाते, उसके स्तर को दिखाते, कितना सांस्कृतिक विकास उसका हुआ है। ठीक है, अब मानव क्या है, प्रकृति के नियम को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही टेक्नोलॉजी का विकास कर पाया है। आप क्या सोचते हो भाई, टेक्नोलॉजी ऐसी बन जाती है, जो एरोप्लेन आप उड़ते हुए देख रहे हो ऐसे उड़ जाते हैं? नहीं भाई, पहले समझा है कि नेचर काम कैसे करता है, भौतिक नियम अप्लाई कैसे होता है इंसानों पर या धरती पर। ठीक है, तो उसी के ऊपर बात करता है। तो मानव क्या बेसिकली प्रकृति के नियम को बेहतर रूप से समझने के बाद ही, बेहतर ढंग से समझने के बाद ही क्या कर पाता है, टेक्नोलॉजी का विकास करता है। और स्टार्टिंग में भाई उसको उतना ज्ञान था ही नहीं, भौतिक नियमों को समझ ही नहीं पाता था, तो इसलिए क्या भाई प्रकृति उसको डरा के रखती थी, बिजली कड़क का ही बंदा गुफा में जाके बैठ जाएगा। ठीक है, ऐसे पहला होता था, आपने देखा भी होगा बहुत कार्टून वगैरह में, कि बिजली कड़की कुछ ज्यादा बारिश तेज होने लगी तो इंसान जो थे पहले के टाइम पे अपने जो है जंगलों में या कहीं छुप जाया करते थे। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है भाई, इंसानों ने क्या करा, ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जिससे बाढ़ तक आने का पता पहले ही चल जाता, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, तो मानव क्या बेसिकली प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही क्या कर सकता है, टेक्नोलॉजी का विकास कर सकता है। ठीक है, समझ आ गया। एग्जाम्पल के लिए क्या है, देखो
मैं बात करूं आग की खोज कैसे हुई है, आग की खोज यानी फायर, अग्नि की खोज यानी कि फायर, ठीक है, फायर की खोज कैसे हुई है, सीधी सी बात है। देखो आपको पहले पता होना चाहिए फायर कैसे। देखो ये हाथ, ये हाथ, अगर मैं इसको रब करूंगा थोड़ी देर तक, क्या होने लग जाएगा, हीट जनरेट होने लग जाएगी। क्या हो जाएगा भाई, हीट यानी कि ऊष्मा जनरेट होने लग जाएगी। और इसी से क्या भाई, फायर का खोज हो जाता है, यानी अग्नि की खोज हो जाती है कि भाई घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना। अब घर्षण क्या होता है, वही कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, दो सतह जब संपर्क में आती हैं तो उसको हम घर्षण कहते हैं। और इसी घर्षण से क्या होता है भाई, ऊष्मा निकलती है, हीट जनरेट हो जाती है अगर हम इसको ऐसे रब करते रहेंगे। समझ आ गया। तब इंसानों ने घर्षण के नियम को समझ लिया कि भाई किसी भी चीज को रगड़ने से क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट जनरेट होती है। तो उसने क्या कर दिया, अग्नि की खोज कर दी। समझ आया, क्या कर दिया भाई, अग्नि की खोज कर दी। पहले क्या होता, मान लो ठंड पड़ रही है, क्या होता था भाई, पहले ठंड पड़ रही है बहुत ज्यादा, इंसानों को पता नहीं भाई ठंड से कैसे बचे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझा भाई अच्छा आग जैसे जल सकती है, तो जब जब सर्दी ज्यादा पड़ती तो वो आग जला के बैठ जाते थे। समझ रहे हो ना, तो उन्होंने क्या समझा, उन्होंने प्रकृति के नियमों को समझा। वही बात मैं यहाँ पर तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। और एग्जाम्पल है आगे, जैसे कि उन्होंने घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना को समझा तो उन्होंने अग्नि की खोज करी, ठीक है, और अग्नि की खोज हमारी सहायता करी, ठीक है, भौतिक नियमों को समझ लिया उन्होंने। उसके बाद एक और, डीएनए और अनुवांशिकी के रहस्यों की समझ ने हमें क्या अनेक बीमारियों पर विजय पाने के योग्य बनाया भाई। जैसे लोगों ने डीएनए के बारे में समझ विकसित करी, अनुवांशिकी के बारे में समझ विकसित करी, उन्होंने समझा, तो वैसे उन्होंने बहुत सारी बीमारियों पर क्या पा लिया भाई, नियंत्रण पा लिया। लेकिन पहले ऐसा नहीं हो पाता था, ठीक है। कहने का मतलब मानव का प्रकृतिकरण है, ठीक है। ये प्रकृति का मानवीकरण कब होगा, जब धीरे धीरे सारे भौतिक नियमों को वो समझ जाएगा, और इस हद तक समझ जाएगा कि भाई प्रकृति को वो अपने अनुसार घुमाएगा अपनी उंगलियों पर, ठीक है। आज ऐसा ही हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो वही बात है। लेकिन अभी क्या हो रहा है भाई, टेक्नोलॉजी बिल्कुल जीरो है, ठीक है, प्रौद्योगिकी का स्तर, जो टेक्नोलॉजी का स्तर है बिल्कुल निम्न था। अगर मैं बोलूं मानव का प्रकृतिकरण वाली कौन सी स्टेट है, तो आगे देखो, अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान, मतलब जो एरोप्लेन उड़ रहे हैं बहुत तेज गति से चल रहे हैं, ठीक है, वो कैसे विकसित हो पाए हैं। उसके लिए हमने वायु गति के नियमों को समझा है कि भाई वायु गति किस प्रकार से एक्ट कर रही होती है। समझ आ गया, तो आपको ध्यान रख लेना है भाई, ठीक है। ये आप देख सकते हो भाई, जो टेक्नोलॉजी जो है, जो टेक्नोलॉजी आपकी है जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपका क्या सांस्कृतिक विकास आपका हो रहा होगा, ठीक है, उतना ही क्या आपका सामाजिक सांस्कृतिक विकास हो रहा होगा। मैंने आपको बता दिया है बेसिकली टेक्नोलॉजी क्या होती है, किसी भी समाज के विकास के स्तर को दिखा रही होती है, ठीक है। टेक्नोलॉजी लो है तो उसका सामाजिक विकास भी, सामाजिक सांस्कृतिक विकास भी क्या है, बिल्कुल जीरो यानी लो है। समझ आ गया, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। उसके बाद प्रकृति का ज्ञान जो है ना, बेसिकली क्या मैंने बोला, प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सी बात है, प्रकृति का तुमको ज्ञान नहीं होगा ना, तुम टेक्नोलॉजी को विकसित नहीं कर पाओगे, ठीक है। लोग आज क्या करते हैं भाई, पेड़ काट देते हैं, किसके लिए, कुछ ना कुछ ऐसा बनाते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा बनाते रहते हैं जो नेचर से वो लेते हैं और कुछ नया बनाते हैं, वो टेक्नोलॉजी अपनी बिल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब जैसे कि मान लो भाई अब मान लो कि इस प्रकृति का वो ज्ञान उनको होगा, उन्होंने भाई देखा प्रकृति में लकड़ है, जब ये पेड़ कट होता है, पेड़ वो काटते हैं, नाव बना लेंगे, मतलब लकड़ का यूज करके। तो नाव भी तो भाई पानी पे चलने के लिए, भाई पानी में डूबे ना कोई बंदा, पानी में चल सके, तो उसने नाव बना ली उसने। तो प्रकृति को ज्ञान को समझा, ठीक है भाई। प्रकृति के ज्ञान जो है बेसिकली टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए, प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए इंपॉर्टेंट है। और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण के बंदिशों को कम करती है। वो जैसे ही टेक्नोलॉजी बिल्ड होती रहती है, सॉरी बढ़ती रहती है, तो उससे क्या होता है, जो मनुष्य है ना, मनुष्य जो इंसान है, उस पर क्या होता है भाई, जो प्रकृति की रुकावटें है ना, प्रकृति की जो बंदिशें हैं, क्या बोला मैंने, प्रकृति की जो बंदिशें हैं, ठीक है, जो रुकावट, जो नियंत्रण होता है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। और ये धीरे धीरे हुआ है, ठीक है, ये एक साथ नहीं होगा, धीरे धीरे होता जाता है। और एक जो आपको अगले में टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो यही है कि इंसान धीरे धीरे इतनी टेक्नोलॉजी विकसित कर लेता है कि होता क्या है भाई, वो प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेता है। तो वही यहाँ पर बात आ रही है, ठीक है भाई। तो प्रौद्योगिकी बेसिकली क्या करती है, टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या करती है, मनुष्यों पर क्या करती है भाई, पर्यावरण की जो बंदिशें हैं, ये बंदिशें, जो रुकावट है, जो नियंत्रण है, उसको कम करती है, ठीक है। इंसान को टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, टेक्नोलॉजी बिल्कुल जीरो है, तो पर्यावरण भाई अपने जैसे दबा के रखता है। हाँ भाई ज्यादा मत बोलियो, ठीक है, ऐसे करवाता है। उसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्था में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ और उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया, ठीक है।
अभी तो मैं आपको बस आप समझोगे समझा रहा था कि टेक्नोलॉजी का इंसान से मानव के विकसित होने से या मानव किस प्रकार से पर्यावरण से के साथ रह रहा है, वो टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, टेक्नोलॉजी बिल्ड कैसे होती है, टेक्नोलॉजी बनती कैसे है, समझ आ गया। अब यहाँ पर देखो, जब हम प्राकृतिक पर्यावरण की बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें भाई प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया किसकी, मानव की, किसकी, मानव की। अगर हम बिल्कुल आरंभिक अवस्था में चले जाएं, क्या बिल्कुल आरंभिक अवस्था में इंसान भाई नया नया था इस धरती पर मान लो, तो प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया यानी कि रिलेशन जो है वो आरंभिक अवस्था में हम चले जाएं, तो उसमें क्या मानव बहुत प्रभावित था, किससे, प्राकृतिक पर्यावरण से, डरता था उससे, ठीक है। एग्जाम में आए तो यहां से लिखना, ठीक है भाई। तो इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ था और प्रकृति के आदेशों का भाई पालन करता था, प्रकृति की पूजा करता था, ठीक है। आपने हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हो ना, तो हमने कितने सारे देखते हुए, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में अगर आप पढ़ोगे इस बार, ठीक है, 12वीं की हिस्ट्री में, तो आप देखना कि किस प्रकार से हम लास्ट में पता चलता है कि जो मोहरे होती हैं, कि वहां पर वो प्रकृति की पूजा होती थी भाई, वो इसलिए होती थी भाई प्रकृति के प्रकोप से इंसान डरता था, ठीक है ना, उसके आदेशों का पालन करता था, क्योंकि आरंभिक अवस्था की अगर मैं बात करता हूँ तो, ठीक है, ध्यान रखना। तो उसने क्या, इंसानों ने अपने अनुसार क्या, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया, ठीक है। प्रकृति को अपने अनुसार नहीं ढाल दिया, वो खुद ढल गया भाई प्रकृति के अनुसार। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हो रहा है भाई इंसान प्रकृति को अपने अनुसार घुमा रहा है, ढाल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। इस कारण ये है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था, जो टेक्नोलॉजी का स्तर था वो क्या बिल्कुल निम्न था, जो मैं बता रहा हूँ, चिक चिक के बता रहा हूँ तुमको। और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी बिल्कुल आदिम थी, यानी उसका जो कल्चरल डेवलपमेंट था, सामाजिक विकास था, बिल्कुल आदिम था। क्या था, बिल्कुल पुराना था। आदिम मतलब क्या, पुराना, ठीक है, पुराना था यानी प्रिमिटिव था, ठीक है। तो क्या था, बिल्कुल पुराना था, उसके सामाजिक विकास की अवस्था पुरानी थी यानी आदिम थी। और टेक्नोलॉजी का स्तर बिल्कुल क्या था, निम्न था। और मैंने बोला था भाई जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली क्या, किसी के सामाजिक विकास को दिखा रही होती है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास को दिखा रही होती है। जब टेक्नोलॉजी बिल्कुल गिरी हुई है, निम्न है, तो उसका सामाजिक विकास की अवस्था कैसी होगी, वो भी पुरानी होगी, आदिम होगी। और लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, विकसित होती है, वो प्रकृति के नियमों को समझता है, प्रकृति को समझता है, तो उसका टेक्नोलॉजी भी बढ़ती है और उसका जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास है वो भी हो जाता है, ठीक है, समझ आ रहा है। और आदिम मानव जो है समाज और प्रकृति के प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया जब पर्यावरण निश्चयवाद कहा जाता है या कहा गया है। तो क्या बोला मैंने भाई, मानव का प्रकृतिकरण क्या है भाई, मानव का, द्वारा देखो इसको, ठीक है, क्या बोला मैंने, 2 मिनट, ठीक है। मानव का प्रकृतिकरण जो है ना, ठीक है, मानव का जो प्रकृतिकरण, इसको हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण निश्चयवाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, पर्यावरणीय निश्चयवाद भी हम इसको बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो इसको हम पर्यावरण निश्चयवादी बोलते हैं, जहां पर जो इंसान है वो उसके, जो मानव है बेसिकली प्रकृति के अनुसार रहता था, उसके अनुसार ढलता था, उसी की पूजा करता था, ठीक है, उसके प्रकोप से डरता था। तो आदिम मानव समाज यानी पुराना मानव समाज और प्रकृति की अन्योन्य क्रिया, ठीक है, या आप कह लो प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच अन्योन्य क्रिया, क्योंकि प्रकृति प्रबल है, प्रकृति मजबूत है पहले, ठीक है। तो इनके बीच इस प्रकार की जो अन्योन्य क्रिया है, जो संबंध है, इसको हम क्या बोलते हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद हम बोलते हैं। समझ आ गया, ध्यान रखना है। अब देखिए, तो प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था में हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं, यानी जो प्रौद्योगिकी का विकास है कि उस अवस्था में हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं जो प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था, मतलब डरता था, और उसकी पूजा करता था। तो यानी कि हम प्रौद्योगिकी विकास यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की उस अवस्था को हम देख सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में उस मानव की कल्पना कर रहे हैं भाई, हम कर सकते हैं जो प्रकृति को सुनता था, उसे डरता था, ठीक है, उसकी पूजा करता था, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के विकास की उस अवस्था, कौन सी अवस्था, जो निम्न अवस्था, ठीक है, प्रकृति जो है सॉरी, और टेक्नोलॉजी का विकास है बिल्कुल कम था, निम्न था। समझ आ गया। तो ये बेसिकली क्या आपका मानव का प्रकृतिकरण है या पर्यावरणीय निश्चयवाद है। एग्जाम में आ जाए भाई मानव का प्रकृतिकरण, ठीक है, या आ जाए पर्यावरणीय निश्चयवाद, तो आपको क्या बताना है भाई, ये लिख के आना है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। अब आता है भाई प्रकृति का मानवीकरण। अब क्या आता है, प्रकृति का मानवीकरण। क्या अभी तो क्या कह रहा, अभी जो है भाई नेचर यानी जो प्रकृति है वो मानव को कह रही थी, ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब मानव कह रहा है किसको, प्रकृति को, अब मेरी बारी है, अब तूने कर लिया, अब मेरी बारी है, अब मेरे अनुसार तेरे को रहना पड़ेगा, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, ठीक है, ऐसी बात है। तो अब क्या हो जाता है, प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है, ठीक है। ये इमेज आपको साफ साफ बयां कर रही है
कि क्या ये कह रही है कि भाई प्रकृति को मेरे अनुसार अब रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा? क्योंकि इंसान अब डेवलप हो गया है, उसने प्रकृति के नियम को समझा, भौतिक नियमों को समझा, टेक्नोलॉजी का विकास करा और क्या करा, अपनी संभावनाएं विकसित करी, अलग अलग संभावनाएं विकसित करी, अपनी लाइफ को क्या बनाया, कंफर्टेबल बनाया। पहले कंफर्टेबल नहीं थे, अपनी लाइफ को क्या बनाया, कंफर्टेबल बनाया। कैसे? अलग अलग संभावनाएं उत्पन्न करके, किससे, प्रकृति को यूज करके, प्रकृति के संसाधनों को यूज करके। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रखना ये इमेज बहुत कुछ कह रही है इस टॉपिक के बारे में, और ध्यान रखना ये प्रकृति का मानवीकरण है, इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम संभववाद भी कहते हैं। संभववाद। संभववाद क्यों कह रहे हैं भाई? क्योंकि इंसान ने प्रकृति को इस हद तक यूज करा कि हर संभावना को उसने जन्म दे दिया अपनी अपने अनुसार को, या कह लो अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए। तो प्रकृति का मानवीकरण को हम क्या कहते हैं भाई? संभववाद भी कहते हैं। उसने हर संभव प्रयास करके ऐसी संभावना उत्पन्न कर ली जिससे इंसान की लाइफ इजी हो जाए और प्रकृति जो है प्रकोप अपना दिखाई ना पाए। ठीक है, तो ध्यान रखना प्रकृति का मानवीकरण ये हो जाता है। अब चलते हैं हम आगे। देखो, समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने बताया। धीरे धीरे क्या होता है, समय के साथ पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, लोग अपने पर्यावरण को और प्राकृतिक बलों को समझने लग जाते हैं। ठीक है, और होता क्या है भाई, अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का विकास करते हैं। अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के साथ साथ मानव क्या बेहतर और अच्छी और अधिक सक्षम टेक्नोलॉजी का विकास करते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया है, अपना समझ आ गया होगा आपको। और वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? वो अभाव की अवस्था से, मतलब उनके पास अभाव था किसी भी चीज का, ना रिसोर्स उनके पास है या इनको पता ही नहीं रिसोर्स यूज कैसे करने हैं, तो अभाव की अवस्था से कहां पर पहुंच जाते हैं? वो पहुंच जाते हैं स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर हो रहे होते हैं। पहले क्या भाई, वो रुकावट नियंत्रण में रहता था, अब क्या हो रहा है वो, अब वो हो रहा है स्वतंत्र। किससे? प्रकृति से। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि मानव के प्रकृतिकरण में, सॉरी प्रकृति का मानवीकरण में क्या होता है कि अभाव की अवस्था से, नियंत्रण की अवस्था से वो स्वतंत्रता की अवस्था की ओर बढ़ रहा होता है इस अवस्था में। ठीक है, और पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वो क्या करता है भाई, वो संभावनाओं को जन्म देता है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया। ठीक है, इस टॉपिक के। तो पर्यावरण से प्राप्त संसाधन, जो संसाधन को प्राप्त कर रहा होता है, इसके द्वारा वो क्या कर रहा होता है, अलग अलग पॉसिबिलिटीज, अलग अलग संभावनाओं को जन्म दे रहा होता है कि अच्छा ये हमारे पास संसाधन है, इसका हम यूज ऐसे कर सकते हैं, इसका यूज हम ऐसे कर सकते हैं, ये हमारी लाइफ में ये एड ऑन कर रहा होगा। ठीक है, तो अलग अलग संभावनाओं का जन्म दे रहा होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे मैं बात करता हूं, देखो इसमें ही। तो मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र है। कहने का मतलब है भाई, अगर हम आसपास हम देख रहे होते हैं तो हर जगह हमको ऐसा दिख जाएगा कि मानव ने भाई कैसा बना दिया है नेचर को। पहाड़ों पे भी घर देखने को मिल जाएंगे, पहाड़ों पे भी सड़क जा रही है। ठीक है, ध्यान रखना। तो प्रकृति को उसने अपने अनुसार डाल रखा है, तो यानी कि हर जगह हमें क्या है, मानवीय क्रियाओं की छाप दिख सकती है, यानी कि मानवीय क्रियाओं की जो छाप है वो सर्वत्र है। ठीक है, वो हर जगह है, ध्यान रखना, और हमेशा है। जैसे कि हम बात करें उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल, मतलब कि जो थोड़ी एल्टीट्यूड उनका हाई, थोड़ी ऊंची भूमि है वो। ठीक है, तो वहां पर आपको स्वास्थ्य विश्राम स्थल देखने को मिल जाएगा भाई, रेस्ट करने की जगह आपको मिल जाएगी। ठीक है, विशाल नगरीय प्रसार आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब कि उच्च भूमि पर भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, बहुत नगरीय प्रसार कर रखा है लोगों ने। ठीक है, नगर बसा रखे हैं, खेत, फल उद्यान, पहाड़ियों में चरागाह। ठीक है, पत्तन, महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग, और अंतरिक्ष में उपग्रह, यानी कि भाई सैटेलाइट जो आपकी स्पेस में है। तो हर जगह हमें क्या है, मानवीय क्रियाओं की छाप देखने को मिल सकती है। ध्यान रखना, इंसान ने प्रकृति को अपने अनुसार बिल्कुल ढाल लिया है। ये कौन सी स्टेज है, ये कौन सी स्टेज है भाई, प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, ध्यान रखना है। और पहले के विद्वानों ने इसे क्या, संभववाद का नाम दिया। मैंने बता दिया, एग्जाम में भाई संभववाद पूछ ले या आप संभववाद बोले, या आपसे बोलते भाई प्रकृति का मानवीकरण पूछ ले, तो उसका मतलब एक ही है जो हमको बता रहा हूँ। ठीक है, समझ आ रहा है। और प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है। ठीक है, होता क्या है भाई, हमारी लाइफ में भी हम क्या करते हैं भाई, हमें अवसर की तलाश होती है, अवसर मिलता है तो उसका यूज कर लेना चाहिए। तो वही बात है, प्रकृति अवसर देती गई, मानव उसको समझता गया और मानव उनका उपयोग करता गया, और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। जो पहले प्रकृति अपने अनुसार नचा रही थी इंसान को, ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, इंसान अपने अनुसार नचा रहा है, यानी प्रकृति का क्या हो गया, मानवीकरण। समझ आ गया। और प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है, यानी नेचर पर जो मानव प्रयास है, मानव की कोशिश, उसकी छाप देखने हमें लग जाती है। अब देखो, आप देख रहे होगे यार,
अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा यहाँ पर कि भाई मैंने देखा भाई कौन सा नवनिश्चयवाद, नवनिश्चयवाद नहीं, आपका जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है, यानी कि जो मानव का प्रकृतिकरण है, वो वाली भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। वहाँ पे इंसान बिल्कुल ही डरपोक बन के रहता है, ठीक है, उसे कुछ पता ही नहीं है। अब संभववाद ही बेकार है। इससे क्या हो रहा है भाई, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, ये भी अपनी जगह सही है, लेकिन अगर इंसान डेवलप कर रहा है वो अपनी जगह सही, लेकिन इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। फिर करे क्या इंसान? तो यहाँ पर एक और संकल्पना आती है या एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं नवनिश्चयवाद या नियो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? नवनिश्चयवाद कहते हैं, जो कि हमारे एक और हैं क्या, ज्योग्राफर ग्रिफिथ टेलर, उन्होंने इसको दिया है, ठीक है, नवनिश्चयवाद यानी कि नया निश्चयवाद। हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर ये कुछ कंसेप्ट बताते हैं। यहाँ पर ये बोलते हैं ना भाई तुम प्रकृति से बिल्कुल डर कर रहो, ना तुम इस हद तक भाई प्रकृति को परेशान कर दो कि तुम भाई बिल्कुल मतलब कि प्रकृति नष्ट हो जाए, ठीक है। तो इन्होंने बोला बीच का रास्ता अपनाओ। क्या बोला इन्होंने? ना इधर ना इधर, बिल्कुल बीच का रास्ता, ठीक है। किसी को हम रास्ता बता रहे होते यही बोलते हैं ना ना लेफ्ट जाना ना राइट जाना, हमें करना बस सीधा बीच में चलते जाओ, ठीक है। वही वो क्या आपकी ये है नवनिश्चयवाद, ठीक है, ध्यान रखना। किसने दिया इसको? भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने इसको दिया है, ध्यान रखना। ये क्या हमारे ग्रिफिथ टेलर जी हैं, ध्यान रख लेना है आपको। तो यहाँ पर इन्होंने बेसिकली क्या बताया, मैंने बता दिया है, बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग अपनाने की बात इन्होंने यहाँ पर करी है, संभववाद और क्या आपका पर्यावरण निश्चयवाद, ठीक है भाई। तो जो दो विचार आपने ऊपर पढ़े, पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्यम मार्ग यानी बीच का रास्ता अपनाने की बात यहाँ पर इन्होंने करी है, समझ आ गया। और उन्होंने इसे क्या भाई, नवनिश्चयवाद, उन्होंने इसे क्या नवनिश्चयवाद का नाम दिया, या आप ये कह लो रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम भी दिया है। तो एग्जाम में नवनिश्चयवाद आ जाए आपका, रुको और जाओ आ जाए, रुको और जाओ निश्चयवाद आ जाए या नवनिश्चयवाद आ जाए, सबका मतलब एक है जो ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये संकल्पना बेसिकली क्या दर्शाती है, ठीक है, पहले इसका मतलब समझो, रुको और जाओ। क्या रुको और जाओ? यहाँ पर ये कहना है, कहने का मतलब ये है, ये रुको और जाओ निश्चयवाद क्यों कहा जा रहा है कि भाई जहां पर दिख रहा है ना भाई प्रकृति को क्या है भाई नुकसान ज्यादा हो रहा है, वहां पर रुक जाओ, समझो भाई ये हमें नहीं करना है, समझ, रुक गए, ठीक है, हम समझ गए भाई इसको यहाँ पर नहीं छेड़छाड़ करनी है, फिर हमें क्या करना है, जाओ, ठीक है। तो हमने क्या करा भाई, हमने बीच का रास्ता अपना दिया, ठीक है, रुकना है, हमें सोचना है और फिर जाना है, समझ आ गया। तो बीच का रास्ता हम अपना रहे हैं इस प्रकार से। तो ये संकल्पना बेसिकली क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है कि ना तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति है, यहाँ पर क्या बिल्कुल नितांत आवश्यकता की स्थिति है, मतलब कि पर्यावरण निश्चयवाद, और ना ही नितांत स्वतंत्रता की आवश्यकता को की दर्शाए। कहने का मतलब है संभववाद में क्या होता है, इंसान बिल्कुल ही स्वतंत्र हो जाता है। संभववाद जो मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है, जो प्रकृति का मानवीकरण है उसमें जो पढ़ाया कि इंसान बिल्कुल स्वतंत्र हो गया, वो प्रकृति को अपने साथ ढाल रहा है। तो ये ना तो वो वाली स्थिति है जो नवनिश्चयवाद है, और ना ही वो वाली स्थिति है जो आपकी स्टार्टिंग में थी बिल्कुल कि भाई प्रकृति से इंसान डर कर रहता था, ठीक है, यानी आपका मानव का प्रकृतिकरण वाली ना वो है, यानी जिसको हम पर्यावरण निश्चयवाद कह रहे हैं, ना ये वो है और ना ये संभववाद है, उसके बीच का है, उसके बीच का रास्ता है, ठीक है, ध्यान रखना, उसके बीच की अवस्था है, ठीक है, ध्यान रखना। ये हो गया आपका, इसको हम क्या कहते हैं भाई, नियो डिटर्मिनिज्म, या कह लो आप नवनिश्चयवाद, इसको हम कहते हैं। अब बोलोगे भाई यहाँ पर ये क्या कहती है? यहाँ पर बेसिकली भाई ये कहती है कि इसका तात्पर्य ये है कि उन सीमाओं में, क्या उस लिमिटेशन में, क्या बोला मैंने, उन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि ना करती हो संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि भाई हम नेचर को, प्रकृति के संसाधनों को यूज करना है, लेकिन एक लिमिट में। क्या करना है हमें? एक यूज लिमिट में। जहां हमें दिख रहा है भाई इसको और यूज कर लिया ना, तो भाई इससे प्रकृति की हानि हो जाएगी, पर्यावरण की हानि हो जाएगी, इससे फिर इंसान उल्टा ही खतरे में जाएगा। तो वहां पर रुक जाओ, ठीक है, वहां पर रुक जाओ, और तुम फिर क्या है, प्रकृति को यूज कर लो अपने अनुसार, जहां पर क्या है किया जा सकता है। तो यहाँ पर यही बोला गया भाई उन सीमाओं में रहकर, भाई लिमिट में, ठीक है, लिमिट में रहकर जो पर्यावरण की हानि ना करती हो ऐसी संभावना को जन्म दिया जा सकता है, ठीक है, समझ आ गया। अब लोगों ने एरोप्लेन उड़ाए, ठीक है, उन्होंने क्या भाई वायु गति को समझा, एरोप्लेन उड़ाए, इससे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान नहीं है, समझ रहे हो। तो यही यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि भाई हमें प्रकृति को समझना है, जो पर्यावरण की हानि ना करते हो हमें वैसी संभावनाओं को जन्म देना है। अब देखो लोगों ने क्या करा, जैसे कि मान लो कि अपने एसी चला दिए, मतलब एसी बन गई, ठीक है, आपका जो एसी रेफ्रिजरेटर बन गए, तो ये ऐसी संभावना है कहीं ना कहीं जो आपकी ओजोन परत को खराब करे, ओजोन परत को डिप्लीट कर रही है, नष्ट कर रही है, ठीक है।
तो ये ऐसी संभावना जन्म देनी नहीं थी इंसान को, ठीक है, मानव को। तो ये यहाँ पर बात कर रहे हैं बीच का रास्ता आपको अपनाना है, ठीक है भाई। तो उसका तात्पर्य है भाई उन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि करती हो ना करती हो और संभावना को उत्पन्न किया जा सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज को जन्म दिया जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं बात करूं, अब आगे यहाँ पर एक बात बताई गई है, जो हमारी संभववाद की स्थिति है ना वो कितनी खतरनाक होती है, उसने क्या दिया करा है। आपने देखा है भाई जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है, तीन होती है ना, एक अविकसित, एक विकासशील, एक विकसित। भारत विकासशील है, ठीक है। तो जितनी भी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज है, उनके द्वारा क्या है चली गई मुक्त चाल, ठीक है, द्वारा चली गई मुक्त चाल। मुक्त चाल का मतलब है फ्री रन, ठीक है, फ्री रन, ठीक है। फ्री रन का मतलब, मुक्त चाल का मतलब है बिना कोई रोक टोक, बिना किसी नियंत्रण के, बिना किसी नियंत्रण के, कोई नियंत्रण उन पे नहीं है, उन पे कोई नियंत्रण नहीं है। तो विकसित अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा चली गई मुक्त चाल, भाई मुक्त चाल, फ्री घूमो, तुम जो करना है करो नेचर के साथ, उन्होंने ये कह दिया, ठीक है, और करा भी है। अब ठोपते किस पे हैं? विकासशील देशों पर, ठीक है। तो विकसित अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा चली गई मुक्त चाल के परिणाम स्वरूप हरित ग्रह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। ओजोन परत का अपक्षय यानी कि अवक्षय, यानी जो ओजोन परत है वो खराब होते जा रही है, वो नष्ट होते जा रही है, डिप्लीट हो रही है, ठीक है, उसमें छेद होते जा रहा है। वो क्यों हो रहा है? विकसित अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा पर्यावरण को इतनी हानि पहुंचा दी गई है, मुक्त चाल, बिना किसी नियंत्रण वाली चाल के, ठीक है, बिना बिल्कुल भी कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने जो अपने मन में आया उन्होंने वो करा, जिससे कि हमें ये परिणाम देखने को मिलते हैं, यानी कि संभववाद एकदम एक्सट्रीम पर पहुंच गया। तो यहाँ पर क्या बोलता है भाई, ये संभववाद जो ये सॉरी हमारा नवनिश्चयवाद ये बोलता है कि हमें बिल्कुल भी एक्सट्रीम नहीं करना है कुछ भी चीज, हमें बिल्कुल भी एक्सट्रीम मतलब कि बिल्कुल भी एकदम आगे तक नहीं खींचनी है उसको, बस थोड़ा इसको मतलब कि लेवल तक डेवलप करो कि जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, कुछ भी चीज एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, समझ आ गया। ओजोन परत का भूमंडलीय तापन मतलब कि जो आपका वायुमंडल पूरा गर्म हो रहा है भाई, ठीक है, और पीछे हटती हिम नदियां, ठीक है, जो हिम नदियां वो पिघल रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है, पीछे हट रही है आपकी हिम नदियां, और निम्नीकृत भूमियां, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बेसिकली विकसित अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा चलाई गई मुक्त चाल जो फ्री रन है, उसके द्वारा ये हमें परिणाम देखने को हमें मिलता है, समझ आ गया। और नवनिश्चयवाद संकल्पना ढंग, जो नवनिश्चयवाद है बेसिकली संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है। कहने का मतलब है बैलेंस बनाने की बात यहाँ पर ये करता है कि भाई क्या करना है, हमें बैलेंस बनाकर चलना है, किसमें? प्रकृति के बीच में और मानव के बीच में, ठीक है। क्या करना है भाई, ठीक है, एक यहाँ बैठा हो किसको, यहाँ आपकी प्रकृति और यहाँ आपका मानव, ठीक है भाई, मानव मानव, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या बनाना है, हमें बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। ये आपका तराजू जैसा कुछ आपका हो गया है, ठीक है भाई, एक बैलेंस बना के हमें चलना है। अब लास्ट टॉपिक जो है आपका इस चैप्टर से, उसके बाद आपका चैप्टर समाप्त, ठीक है। तो टॉपिक क्या है आपका, मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र, ठीक है भाई, मानव भूगोल के क्षेत्र और उसके सब डिवीजन। अब भाई पूछोगे भाई उपक्षेत्र मतलब क्या, अब आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो, ठीक है, देखो पहले इतनी सी बातें जानो। तो मानव भूगोल की प्रकृति के अत्यधिक अंतर विषयक है। जो मानव भूगोल है भाई, इसमें आप ऐसे ऐसे चीजें पढ़ोगे जो कहीं ना कहीं बाकी सब्जेक्ट से भी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो मानव भूगोल के नेचर को हमें समझना है, अगर पढ़ना है तो इसकी जो प्रकृति वो कैसी अंतर विषयक है, मतलब कि जो सोशल साइंस है, जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस यानी कि जो SST है, सोशल साइंस के जो बाकी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, अदर सब्जेक्ट कौन कौन से भाई, आपका हिस्ट्री, हिस्ट्री आपका है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, आपकी जो है भाई सोशियोलॉजी है, समाज शास्त्र जिसे हम कहते हैं, ठीक है, आपके जो साइकोलॉजी है, ठीक है, साइकोलॉजी है, यानी जो आपका मनोविज्ञान है, क्या समझ रहे हो। तो भाई मानव भूगोल को समझने में हमें क्या करना पड़ रहा है, इन सब की भी जरूरत पड़ रही है। क्या पड़ रही है भाई, इनकी भी जरूरत पड़ रही है, मतलब कि जो हम इसमें पढ़ते हैं ना कहीं वो इन सब्जेक्ट में भी हमें देखने को मिलता है, समाज शास्त्र, इतिहास में, ठीक है। अब मान लो कि इतिहास, अब देखो अब यहाँ पर मैं कैसे बात होगी, अगर मैं पुराने टाइम के भूगोल की बात कर रहा हूँ, क्या पुराने टाइम के भूगोल की बात कर रहा हूँ कि अच्छा भाई 5000 साल पहले इस एरिया में क्या जलवायु की स्थिति रहती होगी, तो देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भूगोल की बात तो कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ मतलब और मान लो कि यहाँ पर इंसान कैसे रहते होंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, 5000 साल पहले की बात है तो इतिहास हो गया, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, भूगोल की कर रहे हैं भाई, वहाँ इंसान कैसे रहते होंगे।
ठीक है, क्या करते होंगे, तो मानव भूगोल हो गया। तो हम 5,000 साल पहले की जब स्थिति की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, और हिस्ट्री भी इससे जुड़ी हुई है ना, देखो भाई, क्योंकि 5 पुरानी चीजें तो हम इतिहास में पढ़ रहे होते हैं, तो वही बात है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मानव भूगोल का जुड़ाव किससे हो गया, हिस्ट्री से हो गया, हिस्ट्री से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि मानव भूगोल की प्रकृति बेसिकली क्या, अत्यधिक अंतर विषयक है। ठीक है, क्या है, अंतर विषयक है आपकी। आगे चलते हैं। तो पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने व उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषय के साथ घनिष्ठ अंतर संबंध विकसित करता है। मैंने बता दिया कि भाई जो पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले जो भी मानवीय तत्व है उनको समझना है, उनकी व्याख्या करनी है, उनको एक्सप्लेन करना है, तो इसके लिए क्या करा, बेसिकली भूगोल जो है, मानव भूगोल जो है सामाजिक विज्ञान के जो सहयोगी विषय हैं, मैंने आपको बता दिया पीछे, उनके साथ एक घनिष्ठ अंतर संबंध बनाता है। अभी भी मान लो कुछ समझ नहीं आ रहा ना, अभी आपको मैं टेबल समझा दूंगा एक, ठीक है। और होता क्या है भाई, ज्ञान के विस्तार के साथ साथ नए उप क्षेत्रों का विकास भी होने लगा। जैसे जैसे भाई समझ विकसित होती है, मानव भूगोल और व्यापक होते जाता है, बढ़ता जाता है, तो इससे क्या होता है भाई, और उप क्षेत्र सब डिवीजन होने लग जाते हैं। ठीक है, और मानव भूगोल के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, समय के साथ ज्ञान का विस्तार हो रहा है और सब फील्ड यानी कि उप क्षेत्र बनते जा रहे हैं। और ये रही आपकी टेबल, ठीक है, आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगी, मैंने खुद से बना दी। ठीक है, एनसीईआरटी का कटआउट नहीं लगाया मैंने। देखो ये मानव भूगोल के क्षेत्र हैं जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था भाई, ठीक है, मानव भूगोल के क्षेत्र को। ठीक है, तो ये देखो भाई, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, यानी कि देखो अब जो आपका अगला चैप्टर है ना, वो आपकी जनसंख्या के ऊपर है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं जनसंख्या भूगोल बोलूंगा। जनसंख्या भूगोल है तो मानव भूगोल के अंदर ही, लेकिन वो एक इसका सब डिवीजन हो गया, मतलब कि क्षेत्र है इसका, क्या, जनसंख्या भूगोल। ठीक है, हम नगर के बारे में पढ़ रहे होंगे दूसरी बुक में, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में तो डिलीट हो गया, जो आपका लास्ट चैप्टर हुआ करता था वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो नगरीय भूगोल है, तो उसमें हम क्या, वो है तो मानव भूगोल का, लेकिन उसके सेपरेट क्षेत्र है ना नगरीय भूगोल, समझ रहे हो। तो ये क्या, बेसिकली हमारा मानव भूगोल हो जाता है। तो यही यहाँ पर बात करिए भाई, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल, ये क्या इसके क्षेत्र हैं। अब ये इसके उपक्षेत्र हैं, और ये मैंने क्या बताया यहाँ पर आपको, ये उसके जो सहयोगी सब्जेक्ट्स हैं, सहयोगी विषय हैं, जो बाकी डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनसे के अंतरापृष्ठ, उनसे जुड़ाव किस प्रकार का है। देखो सामाजिक भूगोल की बात करूं तो सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में भी कौन सा, समाजशास्त्र। ये बाकी सब सामाजिक भूगोल जो है हमारा किस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, हमारा सोशल साइंस में भी कौन सा, सोशियोलॉजी से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट। लेकिन इसके उपक्षेत्र और भी बात करूं, जैसे कि व्यवहारवादी भूगोल, यानी कि व्यवहार को समझना, तो व्यवहारवाद तो भाई व्यवहार को तो हम मनोविज्ञान में भी समझते हैं। तो भाई जब सामाजिक भूगोल की बात हो रही होती है, जो कि मानव भूगोल के अंतर्गत एक क्षेत्र है, और उसमें जब हम व्यवहारवादी भूगोल की बात, सामाजिक भूगोल के अंदर इंसान है, उनके व्यवहार की बात हम बात करेंगे, और इंसानों के व्यवहार की बात हम कर रहे होते हैं, वो मनोविज्ञान में बात कर रहे होते हैं, लेकिन पढ़ हम रहे हैं भाई मानव भूगोल में। अब बताओ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो इसलिए बोला जा रहा है मानव विज्ञान का ज्ञान बढ़ रहा है, तो सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट की चीज भी इसमें ऐड होते चले गई है। तो व्यवहारवादी भूगोल हमको जो व्यवहार को जानना होता है वो मनोविज्ञान में जानते हैं हम, ठीक है, जिसके पास साइकोलॉजी उसको पता है, तो मनोविज्ञान की चीज इसमें आ गई, यानी कि आपस में क्या है, सब जुड़ा हुआ है, समझ आ गया। तो वही बात है। अब कास्ट भूगोल की बात करें भाई, समाज शास्त्र में पढ़ते हैं। सांस्कृतिक भूगोल की मैं बात करूं तो ये मानव विज्ञान में पढ़ते हैं, ठीक है। आपका लिंग भूगोल की बात करूं तो समाज शास्त्र में, मानव विज्ञान में, महिला अध्ययन में हम पढ़ रहे होते हैं। ऐतिहासिक भूगोल जो मैंने बताया भी था एग्जांपल देके, तो इतिहास में इसको हम जोड़ रहे होते हैं। चिकित्सा भूगोल की बात करूं तो महामारी विज्ञान जो है उससे जोड़कर हम पढ़ रहे होते हैं। ये सब्जेक्ट्स हैं, बाकी डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हैं, जिनका कंसेप्ट का यूज हम इसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उपक्षेत्र बन गए हैं और इन सब्जेक्ट के कारण, ठीक है, जो कि हमें यूज करना पड़ रहा है मानव भूगोल में। तो मानव भूगोल की प्रकृति कैसी, अंतर विषय के बाकी सब्जेक्ट से जुड़ाव है इसका, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे ही आपका जो है भाई नगरीय भूगोल, नगरीय अध्ययन और नियोजन में आता है भाई, नगर की प्लानिंग करनी होती है कि कैसे नगर बनेंगे, तो नगरीय अध्ययन और नियोजन में हो जाता है ये सब्जेक्ट आपका। उसके बाद राजनीतिक भूगोल किस में पढ़ते हैं हम, राजनीतिक विज्ञान, पोल साइंस से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। इसी में आपका निर्वाचन भूगोल भी आता है, ठीक है, और आपका सैन्य भूगोल भी आता है, ठीक है भाई। सैन्य भूगोल किस सब्जेक्ट से है, आपका सैन्य विज्ञान से है। जनसंख्या भूगोल, इसका कोई उपक्षेत्र नहीं है, लेकिन आपका क्या, जनांकिकी। जनांकिकी का मतलब क्या होता है, जो जनांकिकी है इसका मतलब होता है भाई जनसंख्या की विशेषता। इसका मतलब क्या होता है, जनसंख्या की विशेषता। तो जनसंख्या भूगोल, जनांकिकी। आवास भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, ठीक है, लेकिन नगर ग्रामीण नियोजन इसका एक डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, जहां से ये इस कंसेप्ट को हम पढ़ रहे होते हैं, जो कि मानव भूगोल से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आर्थिक भूगोल, जो कि संसाधन भूगोल इसका एक उपक्षेत्र है, और संसाधन अर्थशास्त्र ये इसका एक डिसिप्लिन अनुशासन वाला सब्जेक्ट है।
समझ आ रहा है भाई? ये था आपका चैप्टर। और चैप्टर के साथ क्या होता है? द एंड होता है। और आपकी स्थिति पे अब ऐसे ही आपको मजा आ रहा होगा भाई, नया नया जुनून है 12th का। और इसी के साथ आपको जो एक चैप्टर है आपने वो भी कंप्लीट कर लिया। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे भाई, उसको पढ़ लेना, ठीक है। और क्या कुछ नीड हो तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आ रही हो ना, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।